नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये पल, ये समय कितना सुरीला हो जाता है जब रेडियो पे आता है प्यारा म्यूजिकल शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। इस शो का मकसद है आपके जीवन की सभी परेशानियों को, चिंताओं को, वरीज को थोड़ी देर के लिए आपसे दूर कर देना, ताकि आप अपना कुछ समय अपनी पसंद के गीत संगीत को सुनते हुए गुजार सकें और भूल जाएं उन परेशानियों को, उन स्ट्रेस को, चिंताओं को जो हमेशा ही हम सबके जीवन में चली आती हैं बिन बुलाए हुए। आदमी का चित्त जो है ना, वो सुख चाहता है। सुख जो है वो आदमी की कैफियत है, इंसान की कैफियत है। दुख हमारे अपोजिट है, किसी को दुख नहीं चाहिए, इसलिए दुख अननेचुरल है। लेकिन अननेचुरल चीजें ही नेचुरल लोगों के साथ होती हैं। कहानियां जो होती हैं, आप बीती हों या पर बीती हों, लगती बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं आज की महफिल और बात करेंगे 1972 की, 1972। बस आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। तो बात करेंगे, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया था, 1972 की। सबसे पहले बात करेंगे इस साल की ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी म्यूजिकल फिल्म पाकीज़ा। इसी साल रिलीज हुई थी। पाकीज़ा के डायरेक्टर थे कमाल अमरोही, जिन्होंने ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक मुगले आजम के डायलॉग लिखे थे। वो अकेले नहीं थे डायलॉग लिखने वाले, उनके साथ और भी लोग थे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ कि मुग़ल हिस्टोरिक और उनके जो एटिकेट्स थे, उनके जो प्रोटोकॉल्स थे, उनके बारे में जब विद्वानों ने डिस्कस किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि बा मुलाहिज़ा होशियार ज़िल्ल सुभाली जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में रौनक अफरोज़ हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ चलन नहीं था। इस तरह का प्रोटोकॉल कहीं हिस्ट्री में देखा नहीं जाता है। लेकिन जिन लोगों ने डायलॉग लिखे थे, जिनमें जैसे मैं आपसे कह रहा था कमाल अमरोही साहब, ये उनकी क्रिएटिविटी थी जो उन्होंने ऐसा एक एम्बियंस, इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि आपको लगने लगा कि मुग़ल पीरियड में इसी तरह का कुछ होता होगा जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में आते होंगे। अकबर द ग्रेट हिस्ट्री ने उनको कहा है। पाकीज़ा की शूटिंग इस फिल्म की रिलीज से 14 साल पहले शुरू हुई थी, यानी कि इस फिल्म को बनने में तकरीबन 14 साल लगे। इस फिल्म में मीना कुमारी और अशोक कुमार को एज ए हीरो हीरोइन साइन किया गया था। जिन लिसनर्स को नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि मीना कुमारी कमाल अमरोही की शरीके हयात थी, उनकी पत्नी थी। पर इन दोनों के रिश्ते कभी भी बहुत सहज और सरल नहीं रहे। इसलिए ये फिल्म शुरू होने के कुछ समय बाद ही इनके झगड़ों की वजह से, मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह से रुक गई थी। बहुत सालों बाद आखिर ये फिल्म वापस रिज्यूम हुई, फिर शुरू की गई और अशोक कुमार की जगह राजकुमार लिए गए इस फिल्म के हीरो। और अशोक कुमार को भी रखा गया एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए। फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी नौशाद के असिस्टेंट गुलाम मोहम्मद साहब को दी गई, जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित फिल्म मिर्जा गालिब का म्यूजिक दे चुके थे। और गीत लिखवाए मजरू साहब से। काम शुरू हो गया। कुछ गीत लिखने के बाद मजरू साहब ने यह फिल्म छोड़ दी। वजह थी कि उन्हें एक मुशायरे में शिरकत करनी थी, पर कमाल अमरोही द डायरेक्टर उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। और ऐसे में गीतकार मजरू पे शायर मजरू की जीत हुई। शायरी का मुशायरा नहीं छोड़ पाए वो, और मुशायरे में पढ़ने के लिए कि मुझे मुशायरे में जाना है, उन्होंने एक फिल्म को यानी कि पाकीज़ा को छोड़ दिया। तो मजरू साहब ने ऑलरेडी कुछ गीत लिखे, मजरू साहब ने ये गीत लिखे थे, इन्हीं लोगों ने ले लिए थे। मजरू साहब ऑलरेडी लिख चुके थे, मुशायरे में जाने के लिए उन्होंने पाकीज़ा फिल्म छोड़ दी और कैफी आज़मी की एंट्री। कैफी साहब ने भी इस फिल्म के कुछ गीत लिखे। जब ये फिल्म आई तो ऐसी चली
कि आज भी जब सिनेमा हॉल में आती है या टेलीविज़न पे दिखाई देती है तो लोग उसी चाव और उसी कैफियत के साथ इस फिल्म को देखते हैं। इत्तेफाक से इस फिल्म की रिलीज़ से कुछ समय पहले मीना कुमारी की डेथ हो गई। मीना कुमारी के इंतकाल की वजह से ये फिल्म और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। लोगों ने इसको बहुत बड़ी हिट बना दिया। पाकीज़ा, पाकीज़ा का मतलब समझते ना? पवित्र। पवित्र। पाकीज़ा का मतलब पवित्र होता है। और जो वर्ड हम बोलते हैं खालसा शब्द, है ना, हमारे जो सिख सुनने वाले बहन भाई हैं, खालसा शब्द पर्शियन के खालिस से आया है। उसका मतलब भी खालिस है, पवित्र है, प्योर है, वही है। आयरॉनिकली इस फिल्म के म्यूजिक को अवार्ड नहीं मिला। बहुत बड़ी ट्रेजेडी कहता हूं कि पाकीज़ा को अवार्ड नहीं मिला, पाकीज़ा को म्यूजिक के लिए अवार्ड नहीं मिला, किसी और के लिए अवार्ड मिल गया। ये इतनी बड़ी घटना थी कि इस घटना की वजह से कि पाकीज़ा के म्यूजिक को अवार्ड नहीं मिल पाने की वजह से एक एक्टर ने, जिनको अवार्ड मिल गया था, अपना अवार्ड लेने से मना कर दिया। वो एक्टर कौन थे बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। देखिए, इसी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं 1972 की, और 1972 में रिलीज फिल्म्स की। अभी चर्चा में पाकीज़ा के म्यूज़िक की बात थी, पाकीज़ा का गीत भी सुना था। और आप हमारे जो स्टूडियो में हमारी ऑडियंस बैठी है, उन्होंने कहा था कि गाने इतने पॉपुलर हैं। क्या नाम है आपका? शाहीन। शाहीन ने कहा कि मैं अभी भी गाने सुनती हूँ और मुझे गाने याद भी हैं। 1972 और 2013, राइट, 41 ईयर्स, लेकिन इसके म्यूजिक को अवार्ड नहीं मिला। इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बेईमान। बेईमान में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला ग्रेट वेटरन सीजन्ड एक्टर प्राण साहब को उस साल, हाँ, जिन्हें 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राण साहब को 1972 में फिल्म बेईमान के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, घोषित किया गया। लेकिन प्राण साहब को लगा कि पाकीज़ा फिल्म का म्यूजिक इतना बड़ा, इतना विशाल और इतना मधुर और कर्णप्रिय है, फिल्म फेयर अवार्ड पाकीज़ा के म्यूजिक को मिलना चाहिए। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड पाकीज़ा के म्यूजिक को नहीं मिला। मिला शंकर जयकिशन के म्यूजिक की फिल्म बेईमान को। बेईमान फिल्म के गीत नीरज जी ने लिखे थे। कितना कंटेम्पररी, कितना मीनिंगफुल गाना लिखा था। लेकिन फिर भी व्हाटएवर इट इज, प्राण साहब को ऐसा लगा कि फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिलना चाहिए पाकीज़ा को। इसलिए उन्होंने प्राण साहब को जो अवार्ड मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म बेईमान के लिए, उन्होंने भरी महफिल में रिफ्यूज कर दिया। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़े कन्विक्शन की बात थी। जोरदार तालियां प्राण साहब के लिए। बेईमान में वो खुद थे। जी बिल्कुल। बेईमान के लिए शंकर जयकिशन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला, और बेईमान के लिए प्राण साहब को भी बेस्ट सपोर्टिंग। ये बहुत बड़ी बात थी। बावजूद उन्होंने क्या कहते हैं अवार्ड लेने से भी इनकार कर दिया। बिल्कुल। क्या था, पुराने ईमान वाले लोग थे। पुराने कुछ वैल्यूज हुआ करती थी लोगों की। फिल्म बेईमान थी पर आदमी ईमानदार थे। क्या बात है, क्या बात है। अजय गुप्ता के लिए जोरदार तालियां। वाह वाह। फिल्म बेईमान थी लेकिन प्राण साहब ईमानदार थे। जोरदार तालियां प्राण साहब के लिए। क्या बात है, क्या बात। तो 1972 में एक और उल्लेखनीय फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था परिचय। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था फिल्म के हीरो जितेंद्र ने। फिल्म डायरेक्ट की थी गुलजार ने, और म्यूजिक था एनीबडी? परिचय का म्यूजिक है आर.डी. बर्मन। लेकिन इस फिल्म के लिए, इस फिल्म के एक गीत के लिए लता मंगेशकर को नेशनल अवार्ड मिला था। आप ताज्जुब करेंगे कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब थे और हीरो जो जितेंद्र साहब को इनिशियली ये लगा कि ये गाना थोड़ा कुछ ज्यादा ही पक्का और क्लासिकल अंक का बन गया है। तो उन्होंने गुलजार साहब के एक असिस्टेंट से पूछा कि भाई ये मजा नहीं आ रहा, अगर मैं प्रोड्यूसर भी हूं और मैं सजेस्ट करूं कि ये गाना फिल्म से निकाल दें तो कैसा रहेगा?
तो असिस्टेंट ने कहा कि अगर आपने ये कोशिश भी की तो गुलजार साहब फिल्म छोड़ देंगे। अच्छा, इसी बीच में फिर भी जितेंद्र जी ना असिस्टेंट के उत्तर से, रिस्पॉन्स से कोई बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं लगे। तो इत्तेफाक से किसी जगह पे इनकी अमिताभ बच्चन से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन से, यार अमित देख यार ये गाना है यार, देखो अजीब पक्का पक्का गाना हो गया यार, ये बहुत क्लासिकल कौन सुन रही यार। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि जीतू सुन, गाने को कुछ छेड़ मत, रहने दे से, भूले से भी इस गाने को अलग नहीं करना है, ठीक है। अब आप जानते हैं ना कि इस फिल्म की मेन स्टार संजीव कुमार और जया भादुड़ी थी। 72 में फिल्म, 73 में दोनों की जुगल जोड़ी बनी ना, है ना, जया भादुड़ी जया बच्चन हो गई। सो वो उनका कॉर्टशिप का पीरियड था। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि दोनों घूमने जाना चाहते थे बाहर, तो माता पिता ने कहा कि बेटा पहले परिणय संबंध पर, पहले विवाह करो, उसके बाद जहां जाना है। देखिए ओल्ड लोगों की वैल्यूज थी, और आज हम जो देख रहे हैं ये वैल्यूज जब डिस्टर्ब हो रही है तो पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है। तो अमिताभ बच्चन की बात मान ली और सद्बुद्धि मिल गई और गाना टिक गया। और ये पहली फिल्म थी जिसमें गुलजार और राहुल देव बर्मन ने एक साथ काम किया, और ये कॉम्बिनेशन आगे आने वाले कई सालों तक चलता रहा। खुशबू में एक कॉम्बिनेशन था, किनारा में ये कॉम्बिनेशन था, आंधी के अंदर ये कॉम्बिनेशन है। क्या क्या खूबसूरत गाने दिए हैं इस फिल्म के गीत के लिए। लता मंगेशकर को नेशनल अवार्ड मिला। एक्चुअली फिल्म की सिचुएशन देखे तो बाप और बेटी के ऊपर पिक्चराइज्ड है ये गीत। तो भूपेंद्र जी को भी इस फिल्म के लिए, डुएट था इसलिए उनको भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए फिल्में हमारे देश के मनोरंजन का मुख्य माध्यम है, आप ध्यान रखिएगा। हमारा बड़ा फिल्मी सोसाइटी है हमारी। फिल्म में जो आ जाते हैं वो फिल्मी हो जाते हैं, लेकिन फिल्मों के अंदर बाहर की दूसरी फील्ड के लोगों का भी अट्रैक्शन रहा है। दूसरे फील्ड के लोगों ने भी कोशिशें की हैं इसमें जमने की। आप बता सकते हैं किस अदर फील्ड से लोग आके? क्रिकेट से कपिल देव आए हैं, इकबाल फिल्म एक आई थी उसमें आए हैं, गावस्कर, बिल्कुल सुनील गावस्कर जी, अजय जडेजा जी, और सोनू निगम, लता मंगेशकर ने भी काम किया था, ध्यान रखिएगा। आप ताज्जुब करेंगे, महान मुकेश जी ने भी फिल्म के अंदर काम किया है। मल्लिका सारा भाई जो डांसर थी, जी बिल्कुल, उन्होंने भी फिल्म में, गोपी कृष्ण जी, और क्रिकेटर हो गए, और बता सकते हैं जी, अमर सिंह, क्या नाम बता, बिल्कुल राजनीति से अमर सिंह ने आके फिल्म में ट्राई किया है। तो अलग अलग फील्ड से लोग आए। अभी क्रिकेट की बात हो गई है, और डांसिंग फील्ड की बात हो गई, सिंगिंग फील्ड की लोग बात हो गए, और इन्होंने, अजय गुप्ता जी ने बात की, पॉलिटिक्स से भी आए हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी फिल्म मेकर ने हीरो के रोल के लिए हमारे देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भी रोल ऑफर कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं? जी, मैं जो बात कर रहा हूं वह आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगी, वो नाम कौन था। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, 92.7 बिग FM पर। सर हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप वो नाम बताइए प्लीज। जी मैं जरूर बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको नाम बताऊं कि भारत के किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री को एक फिल्म मेकर ने हीरो का रोल ऑफर किया था। फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा को प्रोड्यूस किया था कॉमेडी किंग महमूद ने। जब अमिताभ बच्चन यहाँ संघर्ष करने आए तो उनकी मुलाकात हुई महमूद साहब से। महमूद साहब बहुत बड़े स्टार थे, और महमूद साहब के वरद हस्त की वजह से अमिताभ बच्चन को एज ए हीरो बॉम्बे टू गोवा मिली। आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आप बहुत अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के परिवार के नेहरू परिवार से पारिवारिक संबंध थे बचपन से ही। अमिताभ बच्चन और उनके जो अनुज हैं भ्राता, उनका बचपन गुजरा हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नातियों के साथ, यानी कि राजीव गांधी, संजय गांधी के साथ। ठीक है, समझ में आ रही है स्टोरी आपको स्क्रीन पे? यहीं पर महमूद साहब सोहबत में आए अमिताभ बच्चन की, और यहीं पे अमिताभ बच्चन की वजह से उनकी मुलाकात हो गई राजीव गांधी से। राजीव गांधी बहुत खूबसूरत आदमी थे,
हैंडसम। अभी इन्हीं दिनों ये बॉम्बे टू गोवा की प्लानिंग कर रहे थे, तो महमूद साहब ने अपनी फिल्म के हीरो के रोल के लिए राजीव गांधी को ऑफर दे डाला। जी जी जी, वो देखिए खूबसूरत आदमी तो थे, खूबसूरत आदमी तो थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उनकी मदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी। तो इस तरह से ऑफर तो दिया, ये बात है, बिल्कुल ऑफर दिया। वो उन्होंने ऑफर स्वीकार नहीं किया, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। बात चल रही है बॉम्बे टू गोवा की, रोल जाना था राजीव गांधी को। आप इमेजिन कीजिए क्या होता। इस फिल्म के हीरोइन के रोल के लिए बहुत सारी पॉपुलर जो स्टार हीरोइंस थी उनको अप्रोच किया गया, पर अमिताभ बच्चन न्यूकमर थे, सबने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किलों के बाद अरुणा ईरानी मेन रोल करने के लिए मान गई। उन दिनों उनके पास भी कुछ ऐसा स्टारडम का जलवा नहीं था। एक विलन की तलाश भी जारी थी। उन दिनों मेरे अपने और गैम्बलर फिल्म्स में अपने रोल्स की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा भी पॉपुलर हो चले थे। महमूद साहब के साथ उनकी भी वाकफियत थी। यहीं अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अच्छी खासी जान पहचान यारी दोस्ती हो गई। महमूद विलन का रोल शत्रुघ्न से करवाना चाहते थे, पर शत्रुघ्न तैयार नहीं थे। तब अमिताभ के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद ना चाहते हुए भी शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म के लिए मान गए। ये वो वक्त था जब राजेश खन्ना का सितारा उरूज पे था, बुलंदी के ऊपर था। राजेश खन्ना मेगा या सुपरस्टार थे इस देश के। उनकी पॉपुलैरिटी इस मुकाम पे पहुंच गई थी कि इस फिल्म में ड्राइवर और कंडक्टर के नाम राजेश और खन्ना रखे गए। गौर से देखिएगा, अब मेरे जितने भी श्रोता ये सुन रहे हैं, आप गौर से देखिएगा, बहुत पॉपुलर फिल्म है ये बॉम्बे टू गोवा। इसका गाना बहुत पॉपुलर है। इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर हैं, एक का नाम है राजेश, दूसरे का नाम खन्ना। सही मायने में यही वो फिल्म थी जिसे हम अमिताभ की एज ए सोलो हीरो पहली फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 7 हिंदुस्तानी, परवाना और आनंद में उनके क्या रोल थे ये बहुत अच्छी तरह से आप सब जानते हैं। बच्चन साहब की हालत और पतली हो गई जब उन्हें इस फिल्म के गीत देखा ना हाय रे सोचा ना पे डांस करने के लिए कहा गया। काफी उन्होंने चाहा कि ये ना करना पड़े, पर महमूद साहब की जिद के, महमूद साहब को सब लोग भाईजान बोलते थे, उनकी जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। आखिर बॉम्बे टू गोवा रिलीज हुई। फिल्म उस जमाने में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, पर अमिताभ के कुछ एक्शन सीन्स देखकर प्रकाश मेहरा ने उन्हें जंजीर के लिए साइन कर लिया। वापस आके आपको बताऊंगा कि वो कौन थी जो शादी के बाद हीरोइन बनी और बन गई स्टार। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुहाना सफर विद अनु कपूर में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर 1972 की। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी हीरोइन थी। देखिए, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं, हीरोइंस बनती हैं, उसके बाद फिर हीरोइन बनने के बाद स्टार बनती हैं, फिर प्रेम हो जाता है, प्रेम विवाह हो जाता है फिर शादी हो जाती है। लेकिन एक ऐसी हीरोइन, एक ऐसा नाम जिसने शादी पहले की और हीरोइन और स्टार बाद में बनी। याद दिलाना चाहूंगा, आराधना और कटी पतंग की सफलता के बाद शक्ति सामंत ने एक कहानी लिखी जिसका नाम था अनुराग। उन्होंने ये कहानी अपनी पत्नी और बेटे को सुनाई, जिसे सुनने के बाद इन दोनों का कहना था कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो रोमांस है ना एक्शन है। एक अंधी लड़की की एक बच्चे को लेकर ये कहानी शायद पब्लिक डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और इस फिल्म में कोई बड़ा हीरो काम भी नहीं करेगा, क्योंकि हीरो का काम नाम भर का है। शक्ति दा ने सबकी बात सुनी, लेकिन हौसला था, हिम्मत थी, निराश नहीं हुए, और उन्होंने बंगला फिल्मों की एक राइजिंग एक्ट्रेस, अच्छी एक्ट्रेस को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। ये एक्ट्रेस बंगला और हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार मुखर्जी की बहू थी, और इस बहू का नाम था एनीबॉडी? जी जी, बिल्कुल सही है, मौसमी चटर्जी। मौसमी चटर्जी हिंदी फिल्मों में आने से पहले मौसमी और मौसमी चटर्जी नूतन की बहुत बड़ी फैन थी। उन्हें नूतन
पे फिल्माया गीत छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, ये गीत उन्हें बहुत पसंद था। इस फिल्म में शक्ति सामंत के फेवरेट राजेश खन्ना भी एक छोटी भूमिका में नजर आया। फिल्म में हीरो लिया गया विनोद मेहरा को। फिल्म बन के तैयार हुई और शक्ति सामंत ने रशेस दिखाए अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, जो इस सब्जेक्ट के लिए खिलाफ थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस बार जब उन्होंने फिल्म के रशेस देखे तो बहुत इंप्रेस हो गए। फिल्म बहुत इमोशनल बनी थी, टचिंग स्टोरी थी, अच्छी बन गई थी। अनुराग रिलीज हुई और सफल हो गई, सुपर हिट हो गई। और इस सफलता का थोड़ा सा श्रेय फिल्म के संगीतकार एस.टी. बर्मन को भी दिया जाना चाहिए। सारे गाने बहुत अच्छे थे, बहुत मधुर संगीत था। दादा ने इसमें बंगला का जो फोक म्यूजिक है उसका बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया था। अनुराग को इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। देखिए, पत्नी और बच्चों की बात अगर मान लेते आदमी, कहते हैं ना हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। लोगों ने डिस्करेज किया शक्ति सामंत को, लेकिन उन्होंने, उनका कन्विक्शन था, उन्होंने कहा नहीं, इसी सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाऊंगा मैं। किसी की बात नहीं सुनी, फिल्म बनाई। फिल्म ना सिर्फ कमर्शियल हिट रही बल्कि फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इस तरह से ऑलरेडी मैरिड एक हीरोइन का प्रवेश हुआ हिंदी फिल्म में, जिनका नाम था मौसमी चैटर्जी। एक बात पूछना चाहता हूं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। और दूसरे अमिताभ बच्चन। कोई शक किसी को? नहीं। मैं सुपरस्टार में मेगा स्टार बोलता हूं, है ना। राजेश खन्ना की धर्मपत्नी डिम्पल कपाड़िया। बिल्कुल सही है। अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी जया बच्चन। ओके। क्या अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना की धर्मपत्नी के साथ किसी फिल्म में काम किया है? एनीबॉडी, एनी गेस? सर अजूबा। अजूबा। अरे वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने, मतलब एक सुपरस्टार ने दूसरे सुपरस्टार की धर्मपत्नी के साथ काम किया फिल्म अजूबा में। अमिताभ बच्चन ने डिम्पल। लेकिन क्या दूसरे सुपरस्टार, मतलब पहले जो सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी के साथ किसी फिल्म में काम किया है? क्या दिमाग में, लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा है। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये प्रोग्राम में मुझे प्रोग्राम बनाने वाले चुनते क्यों? ऐसा है तभी तो पूछ रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशन है। अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी, जिन्हें वीरांगना मैं कहता हूं, मैं दीदी मेरी, मैं बहुत मानता हूं उनको, जया जी को। जया जी ने काम किया है हिंदुस्तान के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। थोड़ी देर में आके बताऊंगा। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। चर्चा कर रहे हैं 1972 की, और इस साल रिलीज हुई फिल्म की। एक फिल्म आई थी इसी साल, ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद के बाद एक और क्लासिक फिल्म बावर्ची, जिसमें उन्होंने एक बार फिर कास्ट किया अपने आनंद यानी राजेश खन्ना को, और उनके साथ इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर लिया एक ऐसी डिस्कवरी को, एक ऐसी सीजन वेटरन महान अभिनेत्री को, जिसको डिस्कवर भी उन्होंने किया था, लॉन्च भी उन्होंने किया था फिल्म गुड्डी में, और उस एक्ट्रेस का नाम था जया भादुड़ी। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दिया। देखिए, राजेश खन्ना की पत्नी के साथ अमिताभ बच्चन ने काम किया फिल्म अजूबा में, और अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी श्रीमती जया बच्चन के साथ राजेश खन्ना ने काम किया फिल्म बावर्ची में। तो आपके जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब, साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म में जया जी राजेश खन्ना की उस तरह से हीरोइन नहीं थी, मतलब उनके बीच में कोई रोमांटिक एंगल नहीं था इस फिल्म के अंदर। और बावर्ची जो फिल्म थी वो आम लीग से हटकर थोड़ी सी एक फिल्म बनाई थी, डिफरेंट थोड़ा सा सब्जेक्ट था। ये कोई लव स्टोरी जैसे चलता है ना, बॉय मीट्स द गर्ल, उस तरह के ट्रैक के ऊपर नहीं थी, बल्कि दादा ने ये फिल्म एक इंडियन अपनी जॉइंट फैमिली की जो परेशानियां होती हैं, उनकी जो बीच में टसल होते हैं और उन टसल्स के जो कारण होते हैं वो दिखाने की कोशिश की थी। ये फिल्म कितनी अलग रही होगी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस फिल्म में हीरो हीरोइन के नाम या फिल्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति का नाम स्क्रीन पे नहीं आता। बावर्ची फिल्म शुरू होती है सैटन के कर्टन से, जैसा
स्टेज के ऊपर होता है, नाटकों में होता है, और एक सूत्रधार आपको बताता है कि ये फिल्म किसने बनाई है, गाने किसने लिखे हैं, कहानी किसने लिखी, संगीत किसका है, डायरेक्टर कौन है। पर कलाकारों के नाम फिर भी नहीं बताए जाते। उनका परिचय उनके उन्हीं नामों से होता है जो नाम इस फिल्म में उनके थे। जैसे कि रघु, राजेश खन्ना का नाम रघु था, तो फिल्म में कहते हैं रघु। ये जया और राजेश खन्ना की एक साथ पहली और आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के शूट के दौरान अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आते थे, और जब वो राजेश खन्ना को हाय हेलो बोलते, पर खन्ना साहब उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे। जया जी को ये बात बहुत नागवार गुजरती थी, और बिल्कुल सही बात है। बावर्ची रिलीज हुई, पसंद की गई। इस फिल्म के लिए कॉमेडियन पेंटल साहब को कॉमेडी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। कैफी साहब के गीत थे और मदन मोहन जी का संगीत। और क्या क्या हुआ 1972 में, कौन आया कौन गया, इन सब का लेखा जोखा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। नमस्कार, एक बार फिर मैं अनु कपूर आप सबका स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब वक्त है 1972 के लेखे जोखे का। ये वो साल था जब फिल्म इंडस्ट्री ने मीना कुमारी को खो दिया। मीना कुमारी, द ग्रेट सेंसिटिव ब्रिलियंट एक्ट्रेस। मीना कुमारी सिर्फ 40 साल की थी। मीना कुमारी जाते जाते कमाल अमरोही को मालामाल कर गई। अंदाज की हल्की फुल्की कामयाबी के बाद रमेश सिप्पी ने जोरदार वापसी की फिल्म सीता और गीता के साथ, जो बी नागिरेड्डी की फिल्म राम और शाम का रीमेक थी, फीमेल वर्जन थी। इस फिल्म ने हेमा मालिनी को बहुत बड़ी स्टार ही नहीं बना दिया, बल्कि उन्हें दिलवाया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ये उनका अकेला फिल्म फेयर अवार्ड था। वैसे जहां तक अवार्ड्स का सवाल है, इस साल जो फिल्म अवार्ड्स में छाई रही वो थी मनोज कुमार की फिल्म बेईमान, जिसके लिए मनोज कुमार को बेस्ट एक्टर, शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, प्राण साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सोहनलाल कंवर को बेस्ट डायरेक्टर, मुकेश जी को जय बोलो बेईमान गीत के लिए बेस्ट सिंगर, और इसी गीत के लिए वर्मा मलिक को बेस्ट गीतकार का, और सबसे बढ़कर इस साल की बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला बेईमान को। यही वो साल था जब एक्टर फिरोज खान ने फिल्म अपराध से प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने का फैसला कर लिया, और बन भी गए। गुलजार की इस साल जहां परिचय आई, वहीं पर दूसरी फिल्म रिलीज हुई कोशिश, जो अपने आप में कल्ट फिल्म थी, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी। एक गूंगे बहरे एक कपल की कहानी है। इस फिल्म के लिए संजीव कुमार को नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का। अशोक कुमार और प्राण साहब की आई विक्टोरिया नंबर 203, खूब चली, पॉपुलर रही, गाने भी बहुत चले इस फिल्म के। जया भादुड़ी की परिचय के अलावा उनकी इमेज से बिल्कुल अलग हटकर एक फिल्म रिलीज हुई, जवानी दीवानी। साथ ही बावर्ची और कोशिश जैसी स्ट्रॉन्ग फिल्म में भी उनको प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला। धर्मेंद्र की इस साल एक फिल्म रिलीज हुई, मदन मोहल्ला की राजा जानी, दो चोर, ललकार, समाधि और सीता गीता। पर कुल मिलाके ये साल भी राजेश खन्ना के नाम रहा। इस साल भी आई उनकी दुश्मन, अपना देश, बावर्ची, दिल दौलत दुनिया, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम और शहजादा जैसी कुछ सुपरहिट फिल्में। तो मेरे मेहरबान दोस्तों, ये था लेखा जोखा 1972 का। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी महफिल आप सब लोगों को पसंद आई होगी। आपका मन बहलाने के लिए, दिलजोई करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहें, यही दुआ है। दुआओं में हमेशा याद रखें। वक्त आ गया है आपसे रुखसती का। फिर मिलूंगा उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।